क्या आपने कभी सोचा है कि मंगल ग्रह कभी किसी बड़े से ग्रह का चांद रहा होगा? नहीं, पृथ्वी का नहीं, बल्कि एक ऐसे ग्रह का जो आज हमारे सौर मंडल में है ही नहीं। करोड़ों साल पहले हमारे सूरज के चारों ओर एक बहुत बड़ा ग्रह चक्कर लगाता था जिसका नाम था मालडेक। और उस ग्रह के चारों ओर घूमता था एक चांद जो एकदम खास था। उस पर थी सांस लेने लायक हवा, समंदर और जीवन। और वहीं पर जन्मी थी एक ऐसी सभ्यता जिसने ऊंचे ऊंचे पिरामिड बनाए, बड़े बड़े शहर बसाए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली मशीनें बनाई जो सोच सकती थीं। वो मशीनें मालडेक प्लैनेट से ऊर्जा और रेयर मिनरल्स का खनन करती जिसको उस चांद पर मौजूद सभ्यता इस्तेमाल करती। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब वो मशीनें बदल गईं। उन्होंने अपने ही बनाने वालों के खिलाफ बगावत कर दी। सदियों तक मशीनों और उस चांद पर मौजूद सभ्यता के बीच युद्ध चलता रहा और आखिर में मशीनों को खत्म करने के लिए उस सभ्यता के लोगों ने एक ऐसा विध्वंसकारी हथियार बनाया जो पल भर में उन मशीनों को खत्म कर सकता था। मशीनों की बगावत बढ़ती जा रही थी। इस वजह से उस सभ्यता के लोगों को मालडेक प्लैनेट पर मौजूद मशीनों के ऊपर उस विध्वंसक हथियार का उपयोग करना पड़ा, बिना ये जाने कि उस हथियार का परिणाम कितना घातक हो सकता है। जब वो हथियार चला तो उस हथियार ने सिर्फ मशीनों को ही नहीं बल्कि पूरे मालडेक ग्रह को ही उड़ा दिया। एक भयानक धमाका हुआ और मालडेक अरबों टुकड़ों में बिखर गया। अब बस उसका चांद बचा था और धीरे धीरे उसका वायुमंडल खत्म हो गया। समंदर जम गए और जमीन धूल में बदल गई। वो शानदार सभ्यता अपने ही बनाए हथियार की वजह से खत्म हो गई। और वो चांद वो आज भी हमारे सामने है। हम उसे मंगल ग्रह कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम तोमर। स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज हम मंगल को एक बंजर, सूखा और वीरान ग्रह मानते हैं जिस पर लाल धूल उड़ती है, पत्थर हैं और सन्नाटा है। लेकिन क्या मंगल ग्रह हमेशा ऐसा ही था? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि मंगल कभी जिंदा ग्रह था, बिल्कुल हमारी पृथ्वी की तरह, जहां पानी, हवा और शायद जीवन भी था। नासा के रोवर्स ने मंगल की जो तस्वीरें भेजी हैं उनमें कुछ तो ऐसा जरूर है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है, जैसे सूखी नदियों के निशान, जम चुकी झीलों के किनारे और वो रहस्यमय गड्ढे जो यूं लगते हैं जैसे कभी वहां कुछ बसा हुआ था। वैज्ञानिक मानते हैं कि मंगल पर कभी पानी था। अगर पानी था तो शायद जीवन भी रहा होगा। लेकिन फिर सब कुछ कैसे खत्म हो गया? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल का वायुमंडल धीरे धीरे खत्म हो गया। सूरज से आती रेडिएशन ने उसके सुरक्षा कवच को तोड़ दिया और वहां का हवा, पानी सब धीरे धीरे अंतरिक्ष में उड़ गया। लेकिन कुछ लोग मंगल ग्रह के बारे में कुछ और ही कहते हैं। वो मानते हैं कि ये कोई कुदरती हादसा नहीं था, बल्कि ये एक युद्ध का नतीजा था। एक ऐसा युद्ध जो मालडेक पर हुआ था। जब मालडेक बर्बाद हुआ तो उसका चांद यानी मंगल भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ। कुछ कहते हैं कि उस चांद पर रहने वाले लोग जो कभी एक महान सभ्यता थे वो सब नष्ट हो गए और जो बचे वो किसी बंकर में छिप गए। शायद मंगल के नीचे अब भी कुछ छिपा हुआ है। नासा के लैंडर जब मंगल की जमीन की खुदाई करते हैं तो कई बार ऐसे संकेत मिलते हैं जैसे अंदर कुछ विलक्षण है। क्या मंगल के नीचे आज भी कोई प्राचीन संरचना दबी हुई है? कोई सुरंग, कोई प्रयोगशाला या कोई गुप्त संदेश? कुछ लोग कहते हैं कि मंगल पर साइडोनिया नाम की जगह पर एक इंसान जैसा चेहरा दिखाई देता है, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर तराशा हो। नासा ने कहा कि वो सब एक संयोग है, केवल प्रकाश का खेल। लेकिन लोगों के सवाल अब भी बाकी हैं। क्या मंगल सच में कभी एक सभ्यता का घर था? क्या वो सिर्फ एक चांद नहीं, एक गवाह है उस ग्रह का जो अब नहीं रहा? मंगल एक समय जिंदा था लेकिन अब वो चुप है। शायद मंगल ग्रह हमसे कुछ कहना चाहता है, बस हमें उसकी भाषा समझनी है। हमने अब तक मालडेक की कहानी सुनी, एक ग्रह जो अब नहीं रहा, मंगल जो कभी उसका चांद था। लेकिन क्या ये सब सच में हुआ था या ये सिर्फ एक कल्पना है, एक कहानी जो इंसानी कल्पना की उड़ान है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें जाना होगा विज्ञान की जमीन पर।
नासा और ज्यादातर वैज्ञानिक मानते हैं कि सारे ग्रह एक्रीसन मॉडल से बने, यानी जब सूरज बना तो उसके आसपास बची धूल और गैस के छोटे छोटे टुकड़े आपस में चिपकते गए और धीरे धीरे वो टुकड़े बड़े होते गए और आखिर में उन्होंने ग्रहों का रूप ले लिया। सुनने में तो ये बिल्कुल ठीक लगता है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों को इसमें बहुत से सवाल नजर आते हैं। जैसे कि अगर शुरुआत में ये टुकड़े 45,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकरा रहे थे तो वो जुड़ते कैसे? वो तो टूट जाते, धूल बन जाते, तो फिर ग्रह कैसे बनते? दूसरा सवाल, सारे ग्रह एक ही लेवल पर एक ही लाइन में क्यों घूमते हैं? ऐसा लगता है जैसे उन्हें किसी ने तरतीब से सजाया हो। आखिर क्यों? क्या ये सब संयोग है या किसी अनदेखी बुद्धिमत्ता की निशानी? एक वैज्ञानिक थे डॉक्टर टॉम वैन फ्लेंडर्न। उन्होंने नासा के मॉडल को लेकर कई सवाल उठाए। उनका मानना था कि ग्रह धूल से नहीं, सूरज के अंदर बनते हैं। शुरुआती समय में जब सूरज बहुत तेजी से घूमता था तो उसमें एक ताकत पैदा होती थी जिसे कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। ये ताकत सूरज को मजबूर करती थी कि वो अपने अंदर से कुछ हिस्सा बाहर फेंके। सूरज के पास इतना ज्यादा स्पिन और मास था कि वो खुद को संभाल नहीं सकता था। उसे अपने अंदर से कुछ छोड़ना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे नहीं बल्कि विस्फोटक तरीके से। सूरज ने अपनी सतह से करोड़ों मील चौड़े आग के गोले, सुपर हीटेड प्लाज्मा अंतरिक्ष में उछाल दिए। ये प्लाज्मा बॉल्स जब ठंडी हुई तो उन्होंने ग्रहों का रूप ले लिया। इस थ्योरी ने वो सब समझाया जो पुराने मॉडल में अधूरा था, जैसे सारे ग्रह एक ही दिशा में क्यों घूमते हैं, उनके पास इतनी ताकत यानी स्पिन क्यों है। और फिर वो सबसे चौंकाने वाली बात कि कुछ ग्रह एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, जैसे कि वो जोड़े में जन्मे हों, पृथ्वी और शुक्र, बृहस्पति और शनि। लेकिन मंगल तो अलग है, न उसका कोई जुड़वा ग्रह है, न उसकी ऑर्बिट सामान्य है, न उसकी डेंसिटी बाकी ग्रहों से मेल खाती है। क्या ये सब इत्तेफाक है या फिर सच में वो किसी और ग्रह का चांद था? साल था 1766। एक जर्मन गणितज्ञ जॉन टीटियस ने हमारे सौर मंडल में एक रहस्यमय पैटर्न खोज निकाला। उसने नोटिस किया कि हमारे सौर मंडल में ग्रह यूं ही बेतरतीब नहीं फैले थे, बल्कि उनकी कक्षाएं गणित के नियम का पालन कर रही थीं। ये नियम कुछ इस तरह से था कि सूरज से 0.4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी से शुरू करो, फिर हर अगले ग्रह के लिए उस दूरी को डबल करते जाओ, और यह सीक्वेंस बिल्कुल सटीक ढंग से इन ग्रहों की कक्षा बताता है, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि। फिर 1772 में एक और जर्मन खगोल शास्त्री जॉन बोर्ड ने इस फॉर्मूले को प्रकाशित किया, जिसे बोर्ड्स लॉ के नाम से जाना जाने लगा। और आश्चर्य की बात यह थी कि यह नियम उस समय के ज्ञात 6 ग्रहों की कक्षाओं को बिल्कुल सटीक बताता था। साल 1781 में अरुण यानी यूरेनस को खोजा गया, और वो भी ठीक उसी जगह पर जहां बोर्ड्स लॉ ने बताया था, जबकि ये फॉर्मूला तब बना था जब यूरेनस की खोज भी नहीं हुई थी। अब लोग इस फॉर्मूले को लेकर गंभीर होने लगे थे। तो अब सवाल ये था कि मंगल और बृहस्पति के बीच का गायब ग्रह कहाँ है, क्योंकि इस फॉर्मूले ने एक और भविष्यवाणी की थी कि मंगल और बृहस्पति के बीच ठीक 2.8 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर एक और ग्रह होना चाहिए था, और वो भी एक बड़ा ग्रह। खगोलविदों ने खोज शुरू कर दी। साल 1801 की नव वर्ष की रात एक इतालवी खगोलविद जियोसेपी पियाजी ने कुछ देखा। दरअसल 2.77 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पर एक छोटा सा पिंड सीरिस, जो बिल्कुल उसी जगह पर था जहां बोर्ड्स लॉ कहता था कि यहां एक ग्रह होना चाहिए, लेकिन सीरिस बहुत छोटा था, सिर्फ 600 मील का डायामीटर। बोर्ड्स लॉ के अनुसार तो वहां पर एक बहुत बड़ा ग्रह होना चाहिए था। लेकिन फिर धीरे धीरे उस क्षेत्र में दर्जनों, सैकड़ों, लाखों चट्टानों का अस्तित्व सामने आने लगा, और आज हम उस क्षेत्र को एस्ट्रॉयड बेल्ट के नाम से जानते हैं। एस्ट्रॉयड बेल्ट के बारे में कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि जब हमारा सौर मंडल बना तब एस्ट्रॉयड बेल्ट में मौजूद पत्थरों के टुकड़े बचे रह गए और वहां कोई ग्रह नहीं बन पाया। लेकिन क्या ये वास्तव में सच है? क्योंकि एक और जर्मन खगोल शास्त्री विल्हेल्म उल्बर्स ने एक और थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच जहां आज एस्ट्रॉयड बेल्ट मौजूद है, वहां कभी कोई ग्रह रहा होगा जो बाद में किसी घटना के कारण छोटे छोटे पत्थरों में टूटकर बिखर गया।
लेकिन एक सवाल था जो इस थ्योरी पर सवाल खड़े करता कि आखिर उस एस्ट्रॉयड बेल्ट में तो पूरे ग्रह जितना मास ही नहीं है। मतलब अगर एस्ट्रॉयड बेल्ट के सारे मलबे को आपस में जोड़ दिया जाए तो वो इतना मलबा नहीं है कि उससे एक बड़े ग्रह को बनाया जा सके। तो ओल्बर्स ने इस सवाल का जवाब दिया कि अगर ब्रह्मांड की नीरवता में कोई ग्रह फट जाए तो उसका ज्यादातर हिस्सा वहां रुकेगा ही नहीं। कुछ टुकड़े सूरज में गिरेंगे, कुछ अनंत अंतरिक्ष में उड़ जाएंगे, कुछ वाष्प बनकर मिट जाएंगे और जो बचेगा वो सिर्फ 5% होगा। ठीक वही जो आज हम देख रहे हैं, यानी आज का एस्ट्रॉयड बेल्ट। शायद ये किसी तबाह हुए विशाल ग्रह की आखिरी सांसें हों। साल 1846 में नेपच्यून की खोज हुई, लेकिन ये खोज बोर्ड्स लॉ में बिल्कुल फिट नहीं बैठती थी। आलोचकों ने कहा कि बोर्ड्स लॉ तो बस एक संयोग था, लेकिन वैन फ्लेंडर्न को इसमें कुछ और नजर आया। उन्हें नेपच्यून की कक्षा गलत नहीं लगी, वो बदली हुई लगी। अरुण अपनी धुरी पर लुढ़का हुआ है, प्लूटो की ऑर्बिट टेढ़ी है और अस्थिर है। ये सब बेतरतीब नहीं है, बल्कि ये निशान है एक प्राचीन ब्रह्मांडीय तबाही के। और ऐसा सिर्फ एक ही हादसा कर सकता है, किसी पूरे ग्रह का अचानक और उग्र विनाश। गणित के पैटर्न्स, बिखरी धूल, सब कुछ एक ही दिशा में इशारा कर रहा था। बोर्ड्स लॉ गलत नहीं था। वैन फ्लेंडर्न मानते थे कि एस्ट्रॉयड बेल्ट की जगह पर एक विशाल ग्रह था और अब वो नहीं है, और वो इसे साबित कर सकते थे। टॉम वैन फ्लेंडर्न को चाहिए था सबूत कि हमारे सौर मंडल में कभी ग्रह फटे थे। साल 1980 के दशक में सोवियत यूनियन अंतरिक्ष में एंटी सैटेलाइट हथियारों का परीक्षण कर रहा था। जब एक सैटेलाइट फटा तो उसके छोटे छोटे टुकड़े बेतरतीब नहीं फैले, बल्कि वो छोटे छोटे टुकड़े बड़े टुकड़ों के चारों ओर घूमने लगे, जैसे ग्रहों के चारों ओर चांद घूमते हैं। वैन फ्लेंडर्न ने ये देखा और सोचा, अगर ये सैटेलाइट के साथ होता है तो क्या होगा अगर एक पूरा ग्रह फट जाए। एस्ट्रॉयड बेल्ट में भी कुछ ऐसा ही है कि बड़ी बड़ी चट्टानों के इर्द गिर्द छोटी छोटी चट्टानें घूम रही हैं। अगर मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रहों जैसा बर्ताव नहीं करता। उसकी कक्षा गोल नहीं, अंडाकार है। उसका मास उसकी दूरी के हिसाब से बहुत कम है, सिर्फ पृथ्वी के मास का 11%। लेकिन मंगल की सबसे रहस्यमयी बात है उसकी सतह। अंतरिक्ष से मंगल को देखो तो वो 2 अलग अलग दुनियाओं में बटा हुआ लगता है। इसे मार्शियन डाइकोटमी कहते हैं। दरअसल मंगल के उत्तरी गोलार्ध में दिखाई देते हैं समतल मैदान, सूखे महासागरों के तल, शांत नर्म जैसे कभी वहां पानी बहता हो। और दक्षिणी गोलार्ध में एक अलग ही तस्वीर दिखाई देती है, जैसे विनाश का मैदान, गड्ढे, पहाड़, टूटी हुई जमीन। और सबसे अजीब, दक्षिणी सतह उत्तरी सतह से 20 मील मोटी है, जैसे किसी ने आधे ग्रह पर मलबे की एक परत चिपका दी हो। और सिर्फ मोटी नहीं, दक्षिणी सतह उत्तरी से 2 अरब साल पुरानी भी है। वैज्ञानिक मानते हैं कि मंगल और बृहस्पति के बीच मौजूद एस्ट्रॉयड बेल्ट कभी एक पूरा ग्रह था। क्या वही माल्डेक था? क्या मंगल उसका चांद था जो विस्फोट के बाद बच गया? हालांकि अभी तक इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला, लेकिन जितने सवाल उठते हैं उतनी ही मजबूती से ये थ्योरी खड़ी रहती है। मंगल एक लाल ग्रह जो दूर से एक वीरान पत्थर जैसा लगता है, लेकिन क्या ये पत्थर कभी धड़कता था? क्या वहां कभी इंसानों जैसी कोई सभ्यता थी, या फिर क्या हम इंसान ही वहां से आए थे? पिछले कुछ सालों में नासा और दुनिया भर की स्पेस एजेंसियों ने मंगल की जमीन पर रोवर्स भेजे हैं। इन मशीनों ने हमें मंगल की ऐसी तस्वीरें दिखाई हैं जिन्हें देखकर हर वैज्ञानिक सोच में पड़ गया। सूखे झरनों के निशान, पत्थरों की परतें जैसे किसी ने उन्हें गढ़ा हो, और वो रहस्यमय रेखाएं जो गर्मियों में दिखाई देती हैं, जैसे मंगल की जमीन पर कुछ बहता हो। वैज्ञानिकों ने मंगल की मिट्टी में जैविक अणु यानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ढूंढे हैं, ऐसे अणु जो जीवन के लिए जरूरी माने जाते हैं। हो सकता है कि मंगल पर कभी जीवन था, और शायद आज भी है, धरती के नीचे या फिर बर्फ की परतों में छुपा हुआ। लेकिन कुछ थ्योरीज इससे भी आगे जाती हैं। कुछ कहते हैं कि इंसान पृथ्वी पर पैदा ही नहीं हुआ, हम कहीं और से आए थे। पेंसपर्मिया हाइपोथेसिस के अनुसार जीवन ब्रह्मांड में एक जगह से दूसरी जगह बीज की तरह फैल सकता है।
क्या माल्डेक के विनाश के बाद उसका जीवन मंगल पर गया और फिर मंगल से धरती पर आया? हम सोचते हैं कि मंगल भविष्य है, लेकिन क्या वो हमारा अतीत है? क्या हम किसी भूले हुए ग्रह की संतानें हैं? और अगर हाँ, तो क्या हम वापस जा सकते हैं? आज के दौर में इलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स एक सपना देख रही है इंसानों को मंगल पर बसाने का। वो दिन दूर नहीं जब पहले इंसान मंगल की जमीन पर कदम रखेंगे। लेकिन सवाल ये नहीं कि हम वहां जा सकते हैं, बल्कि सवाल ये है कि जब हम वहां पहुंचेंगे तो हमें वहां क्या मिलेगा? क्या हमें वहां कुछ पुराना मिलेगा, कुछ ऐसा जो हमें खुद के बारे में नए सवाल पूछने पर मजबूर कर दे? शायद कोई टूटी हुई दीवार, शायद कोई दबी हुई किताब, या कोई प्रतीक जो हमें देखकर मुस्कुरा रहा हो, जैसे कह रहा हो वेलकम बैक। अगर माल्डेक सच में था, अगर वहां जीवन था, तो एक सवाल हमारे सामने सीधा खड़ा होता है, क्या वो सभ्यता पूरी तरह खत्म हो गई थी, या फिर क्या उसका कुछ हिस्सा आज भी जिंदा है? जब माल्डेक नष्ट हुआ तो वो सिर्फ एक धमाका नहीं था, वो एक पूरी सभ्यता का अंत था। लेकिन हर अंत में कहीं न कहीं कोई शुरुआत छुपी होती है। कुछ लोग मानते हैं कि माल्डेक की कुछ जहाजें बच निकली। वो लोग जो जानते थे कि अंत करीब है, उन्होंने समय रहते भागने की योजना बनाई। और उन जहाजों ने क्या किया? क्या वो मंगल पर उतरे या सीधे पृथ्वी की ओर? बहुत से प्राचीन ग्रंथों में हमें देवताओं के विमानों का जिक्र मिलता है। विमान जो आकाश से उतरे थे, देवता जो अचानक प्रकट हुए और उन्होंने इंसानों को विज्ञान, खेती, गणना और भाषा सिखाई। क्या वो सच में देवता थे या फिर माल्डेक से आए शरणार्थी? सनातन, सुमेरियन, माया, इजिप्शियन, दुनिया की हर पुरानी सभ्यता के पास एक जैसा वर्णन है। आसमान से उतरे लोग जो ऊंचे थे, चमकीले वस्त्र पहनते थे और उनके पास जादुई यंत्र होते थे। क्या ये सब सिर्फ कल्पना थी या हमारे पूर्वजों की असली यादें? क्या माल्डेक की सभ्यता ने खुद को किसी और ग्रह पर रीसेट किया? क्या वो लोग आज भी हमारे बीच छिपे हुए हैं, या क्या उन्होंने किसी और जगह, किसी और सौर मंडल में खुद को फिर से बसाया? अब तक हमने एक ग्रह की कहानी सुनी जिसका नाम आज इतिहास में दर्ज नहीं है, लेकिन जिसकी गूंज हमारे भविष्य तक जाती है। माल्डेक एक भव्य, विकसित और विज्ञान में आगे बढ़ चुकी सभ्यता, जो खुद अपनी ही बनाई मशीनों से हार गई। क्या यह सिर्फ एक प्राचीन गलती थी या एक चेतावनी जो समय की दीवारों पर लिखी गई थी हमारे लिए? आज हम भी वही कर रहे हैं। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहे हैं, क्लाइमेट को बदल रहे हैं, धरती के नीचे से सब कुछ निकाल रहे हैं, जैसे कभी माल्डेक में हुआ था। क्या हमें रुकना चाहिए या कम से कम सोचना चाहिए? हर महान सभ्यता को लगता है कि वो अजय है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन समय, वो कभी किसी का नहीं होता। माल्डेक भी यही सोचता था और हम मंगल पर जीवन खोजने निकले हैं, पर हो सकता है हमें वहां अपना ही अतीत मिल जाए और वो अतीत हमें एक सवाल पूछे, तुम क्या सीख पाए? अगर माल्डेक की कहानी सच है तो इसका मतलब ये है कि हम इंसान पहली बार नहीं हैं जिन्होंने ये यात्रा शुरू की है। शायद हम पहले भी ये कर चुके हैं, शायद हम बार बार ये करते रहे हैं, एक चक्र की तरह, राइज, फॉल, रिपीट, और अब हम उस चक्र को तोड़ सकते हैं। माल्डेक कोई ग्रह नहीं, वो एक आईना है जो हमें दिखाता है कि टेक्नोलॉजी बिना चेतना के क्या कर सकती है, कि विकास अगर संतुलन से दूर चला जाए तो वो विनाश बन जाता है। माल्डेक की कहानी खत्म हो गई थी, पर शायद उसका मकसद अब भी बाकी है, हमें याद दिलाना कि हमारे पास अब भी समय है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आप हमारा ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे हो, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलता हूं मैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।